हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स में। और आज की वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑक्साइड के बारे में। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन लोगों ने अगर टॉपिक को रिवाइज किया होगा तो पास्ट ईयर की प्रॉब्लम अगर सॉल्व की होंगी तो उन्होंने देखा होगा कि हर एक ना एक ईयर इससे क्वेश्चन आता रहता है, बल्कि हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के हम वीडियो में इसी टॉपिक को बेटा डिस्कस करेंगे। पहली 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ में ही हम इस टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। उसके बाद पास्ट ईयर में आई हुई इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। पास्ट ईयर में जो भी इंजीनियरिंग में या मेडिकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड आई होंगी हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहले 10 से 15 मिनट में हम इसका कोर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड के बारे में। तो ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑक्साइड को क्लासिफाई किया गया 4 पार्ट में। सबसे पहले रखा गया एसिडिक ऑक्साइड, फिर रखा गया बेसिक ऑक्साइड, फिर रखा गया आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और फिर रखा गया आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो ऑक्साइड को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बोला गया कि इन जनरल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, ठीक है बेटा। इसमें बोला गया इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, ठीक है बेटा। और इसमें बोला गया इन जनरल मेटलॉइड फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा। और इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखते हैं कि ये एग्जाम्पल न्यूट्रल ऑक्साइड के होते हैं, ठीक है ना। तो हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया है केवल इन 4 पार्टों को अभी तक क्लासिफाई किया गया है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होंगे, अगर नॉन मेटल है तो एसिडिक नेचर होंगे, और एम्फोटेरिक है तो अगर मेटलॉइड है तो एम्फोटेरिक फॉर्म करेगा। और बाकी कुछ एक्सेप्शन एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन क्या कुछ एग्जाम्पल ही है न्यूट्रल ऑक्साइड के, ठीक है बेटा। तो मुद्दा यहाँ से निकल के आया कि हमें समझना है कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से नॉन मेटल हैं और कौन कौन से मेटलॉइड हैं, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ आपके लिए बहुत आसान भाषा में कि एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आप लोगों को देखना है ऑल एलिमेंट आर मेटल, ऑल एलिमेंट आर मेटल लिख लेना एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है पूरी पीरियोडिक टेबल में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से सिमिलर करती हैं और कुछ 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली के साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर करती हैं, तो ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो इस एक्सेप्शन को एक्सक्लूड करने के बाद में जो भी एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है, मेटल है, ठीक है। दूसरा हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या है, पी ब्लॉक है, ठीक है। पी ब्लॉक से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ब्लॉक, लिखता हूँ ऑल एलिमेंट आर मेटल, ठीक है बेटा। डी ब्लॉक में मैं लिखता हूँ ऑल एलिमेंट आर मेटल। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं। अब आते हैं हम फाइनली अपने पी ब्लॉक पर। तो हम लोगों को पता है कि पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं, कंटेन 6 ग्रुप्स, ठीक है बेटा। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, 13, 14,
15, 16, 17 और 18। ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक अपने अंदर कंसिस्ट करता है। अब पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसके अंदर आपको मेटल भी मिलेगा, आपको नॉन मेटल भी मिलेगा और आपको मेटलॉइड भी मिलेगा। ठीक है, और यहीं पे आप लिख लेना एक लाइन और कि मेटलॉइड आर ओनली फाउंड इन पी ब्लॉक। ठीक है, तो इस पूरे ऑक्साइड टॉपिक में अगर सबसे ज़्यादा वैरायटी किसी भी ग्रुप के अंदर बनने वाली है तो वो पी ब्लॉक के अंदर बनने वाली है, इसके ग्रुपों के अंदर बनने वाली है। ठीक है बेटा, क्योंकि पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसके अंदर मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है और मेटलॉइड भी मिलता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड केवल पी ब्लॉक में ही पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आप इसे एक बार रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ बेटा। ठीक है, ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन था कि मैटर होने क्या वाला है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी हमें कहाँ देखने को मिलनी है? हमें वैरायटी देखने को मिलनी है अपना पी ब्लॉक में। ठीक है, हमें पता चला है पी ब्लॉक में 13 ग्रुप होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है और 18 होता है। और हमें ये भी पता है कि पी ब्लॉक के अंदर हमें मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है और मेटलॉइड भी मिलता है। ठीक है बेटा, तीनों के तीनों मिलते हैं। अब जो भी मेटलॉइड हैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल पी ब्लॉक में मिलते हैं। एक्सेप्शन है, सारे के सारे को लिख लो। कौन कौन से एलिमेंट मेटलॉइड हैं इनको आप यहाँ पे लिख लो साइड में, मेटलॉइड। चलो मैं सामने ही लिख देता हूँ मेटलॉइड। कौन कौन से एलिमेंट मेटलॉइड हैं, तो इसकी मैंने अपने आप में एक ट्रिक बना रखी है, आप लोग इसी ट्रिक के थ्रू इसे याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ट्रिक है टीचर ने सबकी जिंदगी आसान कर दी। टीचर ने सबकी जिंदगी आसान कर दी। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 4 हैं। कुछ 2 आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, सिलिकॉन एंड पोलोनियम। ठीक है बेटा, ट्रिक के साथ में याद हो गया आपको सारे के सारे मेटलॉइड। कौन कौन से एलिमेंट मेटलॉइड हैं, पी ब्लॉक में ही मिलते हैं और ये वो एलिमेंट हैं जो मेटलॉइड है। बाकी मैं आपको पी ब्लॉक का एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ सारे के सारे ग्रुपों का, कौन कौन मेटल है और कौन कौन नॉन मेटल है। 13 ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। 13 ग्रुप में एलिमेंट होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये एलिमेंट रहते हैं जिसमें बोरॉन आपका, इनको आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे। बोरॉन होता है नॉन मेटल, बाकी सारे के सारे होते हैं मेटल। ठीक है बेटा, बोरॉन होता है नॉन मेटल, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल। अब आते हैं 14th ग्रुप पे। 14th ग्रुप में होते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं कार्बन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, आपका टिन है और लेड है। ठीक है बेटा, ये एलिमेंट इसके होते हैं। इसमें ये दोनों के दोनों, ये पहला का पहला केवल सिंगल कार्बन, ये नॉन मेटल है। ठीक है, मैच करो, मेटलॉइड तो नहीं है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट मेटलॉइड नहीं था, मेटलॉइड ये लिखे हुए। देखो सिलिकॉन मिल गया, गैलेनियम मिल गया, दोनों के दोनों कैसे हैं, मेटलॉइड। ठीक है, इन्हें लर्न कर लो पहले से इस ट्रिक को, ताकि आसानी से एलिमेंट देख के आपको पता चल जाए ये दोनों के दोनों आपके मेटल हैं। ठीक है बेटा, तो आपको 13 और 14 हो गया आपका। अब डिस्कस करते हैं 15। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले ये दोनों नॉन मेटल होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल। अब मेटलॉइड चेक करो, AS मिल गया, SB ये भी मिल गया, ये दोनों भी कैसे हैं, मेटलॉइड। ये क्या है बेटा, मेटल। ठीक है, अब आता है आपका 16th ग्रुप। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं 16th ग्रुप में, जिसमें आपके ये तीनों के तीनों पहले फर्स्ट 3 नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा मैंने आपको ये लेक्चर लिया है पूरा का पूरा। तो मुझे पता है आप लोग गड़बड़ कर दोगे, कहाँ पे मेटल है कहाँ पे नॉन मेटल है। कुछ लोगों को तो ये भी क्लियर नहीं होगा कहाँ कहाँ पे मेटल है और कहाँ कहाँ पे नॉन मेटल है। तो आप समझ लो एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल होते हैं,
पी ब्लॉक ही ऐसा है पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में जिसमें मेटलॉइड भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है और आपका मेटलॉइड भी आ जाता है, ठीक है। नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड तीनों के तीनों इसी पी ब्लॉक के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस पी ब्लॉक को भी मैंने ब्रीफ में इसलिए बता दिया ताकि आपको पता चले कौन कौन सा नॉन मेटल है। मेटलॉइड की आप ट्रिक याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, टीचर ने सबकी ज़िंदगी आसान कर दी। उसके बाद में 2 चीज़ों को याद रखना, सिलिकॉन और पोलोनियम भी मेटलॉइड के अंदर आते हैं। तो अब गौर से देखो ये क्या है, टी मेटलॉइड है, PO भी मेटलॉइड है। तो ये बच्चों के दोनों क्या हो गए आपके मेटलॉइड हो गए, ठीक है बेटा। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए मेटलॉइड। 17th ग्रुप को मैं यहीं पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, हेलोजन फैमिली है, सारे के सारे नॉन मेटल है, ठीक है बेटा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, हेलोजन फैमिली सारे के सारे नॉन मेटल है। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है, आपके पास में पूरा चार्ट तैयार है। आपको एक एक एलिमेंट के बारे में पता है, क्या ये मेटल है, क्या ये नॉन मेटल है और क्या ये मेटलॉइड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही लिखा था, ठीक है बेटा। मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही लिखा था कि इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, मतलब इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड, इन जनरल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और मैंने कहा कि मेटलॉइड फॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक एसिड। उन सब की डेफिनेशन के ऊपर मैंने एक चीज़ यूज की, इन जनरल, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन का पार्ट बनाया। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। कुछ मेटल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसको भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना मेटल एक्सेप्शन डाल के ऊपर, इसी तरह से नोट करना जिस पैटर्न में मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ इसे। एक्सेप्शन, ठीक है ना बेटा। एक्सेप्शन क्या है इसके, कौन कौन से एक्सेप्शन है, मेटल, ऐसे मेटल जो क्या फॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जबकि मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि उसके ऑक्साइड कैसे होने चाहिए, बेसिक इन नेचर होने चाहिए, लेकिन ये वो मेटल हैं जो कैसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। तो बेटा ट्रिक लिखो, ट्रिक क्या आप डायरेक्ट याद रखो, एल्युमिनियम जिंक बेरिलियम, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को सारे के सारे याद रखने हैं, एल्युमिनियम याद रखना है, जिंक याद रखना है, टिन याद रखना है और बेरिलियम याद रखना है, ठीक है। ये 4 ही ऐसे मेटल हैं बेटा, एल्युमिनियम, जिंक, टिन और बेरिलियम, ठीक है ना। ये 4 ऐसे मेटल हैं जो मेटल होने के बाद भी इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मेटल होने के बाद भी इनके ऑक्साइड। तो बस पढ़ना यही था इस टॉपिक में, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सेप्शन का पार्ट रहेगा, या तो बच्चे को सारे के सारे मेटलॉइड याद नहीं रहते, तो मेटलॉइड की ट्रिक बता दी मैंने, टीचर ने सबकी जिंदगी आसान की। और मैंने आपको क्या करा दिया, 4 ऐसे मेटल होते हैं जो मेटल होने के बाद भी जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इसे मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे रिपीट करने से आपको लेक्चर देखने के दौरान ये सारी की सारी बातें याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये 4 ऐसे मेटल हैं जिनके मेटल होने के बाद भी ऑक्साइड कैसे हैं बेटा एम्फोटेरिक इन नेचर। इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, पी ब्लॉक में तीनों एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन मेटल है, कौन कौन नॉन मेटल है, कौन कौन मेटलॉइड है, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया। डी ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल होता है। डी ब्लॉक का एक एलिमेंट जो मेटल होने के बाद भी इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एक्सेप्शन में लिखा दिया मैंने बेटा जिंक, ठीक है ना। तो ये इस टॉपिक की पूरा का पूरा थ्योरी होगी, आप इसे नोट डाउन करिए। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें आपको और बताता हूँ, ठीक है। आप इसे एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया बेटा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिए आप, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, अब हम डायरेक्ट इस टॉपिक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पास्ट ईयर मेडिकल में या जेईई में, जेईई एडवांस में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं ऑक्साइड से रिलेटेड, उन्हें सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट लिख लेना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन
मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, जैसे हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको आना चाहिए स्टेटमेंट कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरा नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैंने ले लिया नॉन मेटेलिक करेक्टर में ऑक्सीजन से नीचे क्या आता है बेटा, सल्फर, और इधर क्या, फ्लोरीन से नीचे क्या आता है, क्लोरीन। यदि मैं कोई भी सल्फर का ऑक्साइड लूँ, यदि मैं कोई भी क्लोरीन का ऑक्साइड लूँ, तो दोनों के दोनों है तो नॉन मेटल, लेकिन क्लोरीन का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा जब आपको एसिडिक नेचर के ऑर्डर को कंपेयर कराने के लिए आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, है तो दोनों नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल में भी कौन ज़्यादा एसिडिक, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो पहले पढ़ रहा है, ठीक है ना, कौन पहले पढ़ रहा है, तो ये कम एसिडिक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा बार बार ढंग से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है बेटा, तो ये लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसी की जस्ट एक रिवर्स लाइन हो रहा है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, उसका आप लोग सब जानते हो कि ऊपर से नीचे आने पर सेल्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से कर देते हैं उन्हीं को तो मेटल बोलते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा उसका मतलब उसका ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर, जितने ज़्यादा मेटेलिक उतने ज़्यादा बेसिक। यदि मुझसे कंपेयर करा दे, ऐसे ही आप लोगों को इन जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तो मुझसे कहे NaOH को ले लो या KOH को ले लो, कौन ज़्यादा बेसिक है, तो आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। तो दोनों ही बेसिक, लेकिन बेसिक में भी KOH का बेसिक करेक्टर NaOH के साथ में ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो ये भैया ये पूरा का पूरा टॉपिक था। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी शायद, मुझे लगता है। ठीक है, तो ये पूरा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन था, इसका ब्रीफ और कोर इंट्रोडक्शन था। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन लगा के टॉपिक आपको और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इसे रफ करके सीधा क्वेश्चंस कराता हूँ आपको।